कभी सोचा है कि वो कौन सा पल रहा होगा जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर को छोड़कर किसी धातु को हाथ में उठाया? वो कैसा महसूस हुआ होगा? आज हम ठीक उसी क्रांतिकारी दौर की कहानी में चलेंगे जब इंसान ने पहली बार तांबे की खोज की और भारत के इतिहास में समझिए एक नया चैप्टर ही लिख दिया। ये कहानी है ताम्रपाषाण युग की। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करेंगे उस नई क्रांति यानी तांबे की। फिर देखेंगे कि ताम्रपाषाण भारत का नक्शा कैसा था, ये लोग कहाँ रहते थे, उनके ग्रामीण जीवन की एक झलक देखेंगे, उनके समाज और मान्यताओं को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि सुनहरे युग का अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। यहाँ वो चिंगारी थी तांबा। ये वो दौर था जब हजारों सालों से चले आ रहे पत्थर के राज में पहली बार एक धातु की एंट्री हुई और यकीन मानिए इस एक एंट्री ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये ताम्रपाषाण काल है क्या भला? देखिए, इसका नाम ही पूरी कहानी कह देता है। ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो ये वो समय था जब लोग पत्थर के औजार तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, वो तो चल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तांबे से भी औजार बनाने का हुनर सीख लिया था। तो ये एक तरह का मिक्स एंड मैच वाला दौर था, एक ट्रांजिशन का दौर। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये लोग क्या कर रहे थे, पर अब सवाल ये है कि ये लोग थे कहाँ? ये बस्तियां भारत में कहाँ कहाँ बसी थीं? चलिए जरा नक्शे पर नजर डालते हैं। जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। ये वो इलाके हैं जहां ताम्रपाषाण संस्कृति की जड़ें फैली। आप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत तक में इनके निशान मिले हैं। मतलब ये कोई एक दो गांव की कहानी नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी नई जीवन शैली थी जो पूरे उपमहाद्वीप में धीरे धीरे फैल रही थी। और इन बड़े बड़े इलाकों में कुछ जगहें तो कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट्स थी, जैसे राजस्थान में आहाड़ और गिलुंद, मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा और महाराष्ट्र में तो जोरवे और इनाम गांव जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण साइट्स मिली हैं। आज हम इस युग के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं जगहों की खुदाई से निकल कर आया है। अब ये जो टेबल है, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। ऐसा नहीं था कि ये सारी संस्कृतियां एक साथ एक ही टाइम पर मौजूद थीं। नहीं, सबसे पहले आई कायथा और आहार संस्कृतियां, करीब करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास। फिर इनके बाद मालवा संस्कृति का दौर आया और फिर आई जोरवे संस्कृति, जो तो सबसे लंबे समय तक टिकी रही, लगभग 700 ईसा पूर्व तक। तो हमने जगह देख ली, टाइमलाइन समझ ली। अब चलिए, असली मजा तो उनकी दुनिया में झांकने में है। सोचिए, उनका दिन कैसा गुजरता होगा, क्या खाते पीते होंगे, कैसे घरों में रहते होंगे। ये कहानी है भारत के पहले किसान गांवों की। ये लोग कमाल के किसान थे। गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मतलब सब कुछ उगा रहे थे। और सिर्फ खेती ही नहीं, साथ में भेड़, बकरी, सूअर, भैंस, इन सबको पाल भी रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव था। इसका सीधा सा मतलब था कि अब घुमंतु जीवन खत्म। अब लोग एक जगह टिक कर रह रहे थे। हाँ, शिकार अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, वो भी चलता रहता था। जरा सोचकर देखिए, मिट्टी और फूस से बने घर, कुछ गोल तो कुछ चौकोर, है ना दिलचस्प? और मजे की बात यह है कि उन्हें पक्की ईंटों के बारे में पता था, लेकिन इस्तेमाल ना के बराबर करते थे। और एक और चौंकाने वाली बात, इनाम गांव जैसी कुछ बस्तियों के चारों तरफ खाई खोदी गई थी, किलेबंदी की गई थी। शायद उन्हें किसी खतरे का डर था, सुरक्षा की जरूरत थी। अच्छा, अगर इस पूरे युग की कोई एक चीज पहचान बन गई, तो वो थे इनके बनाए मिट्टी के बर्तन। क्या कमाल की कारीगरी थी, खास तौर पर काले और लाल रंग के बर्तन और उन पर बनी हुई सुंदर पेंटिंग्स। ये सिर्फ खाना पकाने या पानी भरने के बर्तन नहीं थे, ये उनकी कला थी, उनकी पहचान थी। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, नाम था ताम्रपाषाण, तो जाहिर है औजार भी दोनों चीजों के थे। एक तरफ पत्थर के छोटे छोटे तेज धार वाले औजार थे और दूसरी तरफ तांबे की बनी कुल्हाड़ियां और छुरियां। टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, भले ही तांबा उस वक्त बहुत महंगा और कम मिलता रहा हो। तो घर देख लिए, औजार देख लिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। उनके मन में क्या चलता था, उनके विश्वास क्या थे, समाज कैसे काम करता था, वो किसकी पूजा करते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे। खुदाई में मिली छोटी छोटी टेराकोटा की स्त्री मूर्तियां, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इनसे अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग मातृ देवी को पूजते थे, फर्टिलिटी की देवी, धरती माँ की तरह। और जाहिर है, एक खेती बाड़ी करने वाले समाज के लिए इससे बड़ा विश्वास और क्या हो सकता है।
उनके अंतिम संस्कार के तरीके तो और भी अनोखे थे। महाराष्ट्र में जो कब्रें मिली हैं वो बताती हैं कि वो लोग मृतकों को, खासकर बच्चों को, एक बड़े से कलश में रखकर अपने ही घर के फर्श के नीचे दफना देते थे, और एक खास तरीके से, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। ये दिखाता है कि जीवन और मृत्यु को लेकर उनकी सोच कितनी गहरी और अलग थी। और ऐसा लगता है कि समाज में अब धीरे धीरे अमीर गरीब का भेद भी आने लगा था। दैमाबाद को ही ले लीजिए, ज़ॉर्वे संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती, 20 हेक्टेयर में फैली हुई, करीब 4000 लोग रहते होंगे वहां। और वहां कुछ घर बाकियों से काफी बड़े हैं, कुछ कब्रों में कीमती चीजें भी मिली हैं। ये सब इशारा करता है कि शायद कोई सरदार या मुखिया वाला सिस्टम, जिसे चीफडम कहते हैं, वो शुरू हो चुका था। तो अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, जब ये लोग इतने आगे बढ़ चुके थे तो फिर ये हड़प्पा सभ्यता की तरह बड़े बड़े शहर क्यों नहीं बसा पाए? आखिर क्या कमी रह गई? और इस युग का अंत कैसे हुआ? चलिए अब जरा इनकी कुछ सीमाओं और इनकी विरासत को समझते हैं। तो आखिर इनकी तरक्की रुकी क्यों? देखिए, कुछ बड़ी वजहें थी। पहली और सबसे बड़ी वजह, ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना नहीं जानते थे। कांसा तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत होता है और बड़े शहरों के विकास के लिए ये जरूरी था। दूसरा, स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती थी। हमें सबूत मिलते हैं कि बच्चों की मृत्यु दर काफी ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, लिखने की कला का न होना। बिना लिखे आप ज्ञान को, संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसीलिए ये एक ग्रामीण संस्कृति ही बनकर रह गए। और जब आप इनकी तुलना अपने पड़ोसी यानी हड़प्पा सभ्यता से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थे ताम्रपाषाण के गांव, दूसरी तरफ हड़प्पा के बड़े बड़े शहर। एक तरफ तांबा और पत्थर, दूसरी तरफ कांसे की एडवांस टेक्नोलॉजी। एक के पास लिखने पढ़ने के लिए अपनी लिपि थी तो दूसरे के पास कुछ भी नहीं। तो आखिर ये सब खत्म कैसे हुआ? ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगभग 1200 ईसा पूर्व के पास मौसम ने धोखा दे दिया। बारिश कम होने लगी, सूखा पड़ने लगा, और जब खेती ही नहीं होगी तो गांव कैसे बचेंगे? धीरे धीरे ये सारी बस्तियां वीरान हो गईं। हाँ, बस जोरवे संस्कृति थी जो कुछ और 100 साल तक जैसे तैसे चलती रही। लेकिन इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनकी विरासत बहुत बड़ी है। भले ही ये लोग बड़े शहर नहीं बना पाए, लेकिन एक बात याद रखनी होगी। प्रायद्वीपीय भारत में यानी पेनिनसुलर इंडिया में पहले बड़े और बसे बसाए गांव इन्हीं लोगों ने बसाए थे। आने वाली सभ्यताओं के लिए इन्होंने एक मजबूत नींव तैयार कर दी थी। और यहीं पर यह कहानी हमें आज से जोड़ती है। जरा सोचिए, उस जमाने के लिए तांबे की खोज कितनी बड़ी क्रांति रही होगी, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल यह है कि हमारे आज के दौर में ऐसी कौन सी खोज है जो उतनी ही क्रांतिकारी है? इंटरनेट, एआई, जीन्स एडिटिंग? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।